गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मुझे बहुत बार मैसेज आते हैं कि सर मेरा 2 अटेम्प्ट हो गया है, मेरा 3 अटेम्प्ट हो गया है, मेरा प्री नहीं क्लियर हो रहा है, मेरा मेंस नहीं क्लियर हो रहा है, या फिर कई बार मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच के फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं ला पा रहा हूं। इसके बाद मुझे बहुत मैसेज ऐसे भी आते हैं कि सर मेरी एज 30+ हो गई है, क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, कितने चांसेस है कि मैं क्लियर कर लूँगा, क्या जो इंटरव्यू ले रहा है उसका एक बायसनेस रहता है कि यंगर लॉट को हमको सेलेक्ट करना है। सो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आते हैं और बेसिकली मैं आज इकोनॉमिक्स पे वीडियो लाने वाला था कि आपको इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करना है प्री के लिए, मेंस के लिए, बट मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहते हो, आपको अंदर से ज़ील नहीं आता है अपना 200% देने का, तब तक आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आप ऑनेस्ट नहीं रहते हो। मैंने खुद यूपीएससी का इंटरव्यू 3 बार दिया है और जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसमें बहुत कम मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। तो मैं ये समझ सकता हूँ अच्छे से कि जब कंटिन्यूसली आप मेहनत करते रहिए, उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन से ज़्यादा एक रे ऑफ होप की ज़रूरत होती है। जनरली लोग क्या करते हैं कि जो फेमस पर्सनैलिटी हो गए उनका एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि KFC का जो फाउंडर था वो 65 साल की उम्र में सक्सेस पाया, या फिर जैक मा जब इंटरव्यू देने गए थे 32 साल की उम्र में, तो इंटरव्यू में 30 लोग थे, 29 लोग का सिलेक्शन हो गया था, बट एक ही लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो थे जैक मा। सो ऐसे आपको न्यूमरस एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट कई बार हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। जो भी आप एग्जाम्पल अपने सामने देखते हो, अपने आसपास देखते हो, तो उससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, उससे ज़्यादा हम सीख पाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे यूपीएससी के 2019 के टॉपर की लिस्ट लाया हूँ और इनके स्ट्रगल के बारे में आपको बताऊंगा कि किसने कितने बार के बाद प्री क्लियर किया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया था बट नेक्स्ट स्टेज में प्री नहीं क्लियर हो पाया था। सो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी का गेम जो है वो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ लक का भी कुछ रहता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि लक प्लस लेबर इज इक्वल टू सक्सेस। सो आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क जो है वो प्री रिक्विजिट है ही, उसको आप कहीं बदल नहीं सकते हो, बट 0.01% जो लक का फैक्टर होता है वो भी उसके साथ अटैच्ड रहता है। बट इसके साथ एक लर्निंग ये भी है कि अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप डेडिकेटेड रहोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे, तो आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन 200% हो जाएगा। आप रेगुलर इंटरवल पे आंसर राइटिंग करिए, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, आप नोट्स प्रिपेयर करिए। अगर आपका प्रीलिम्स कमज़ोर है तो सीसेट को प्रिपेयर करिए, प्रीलिम्स में देखिए कौन सा एरिया मेरा वीक है उस पर काम करिए। ये चीज़ें आप करते रहोगे, इन चीज़ों के लिए तैयार रहोगे, तो दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आपका सिलेक्शन आपकी मनचाही पोस्ट पे हो जाता है तो सिर्फ मिनटों की बात होती है। रिजल्ट आने की 1 सेकंड पहले आप एक स्टूडेंट होते हो, एक स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट होते हो, और जस्ट रिजल्ट आने के बाद आप एक ऑफिसर बन जाते हो। सो अपने दिमाग में ये चीज़ें रखिएगा कि जो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा, ये आपके दिमाग की फाउंडेशन है। यहाँ मैं आपको टॉप 20 रिजल्ट दिखाऊंगा, आप यहाँ देख के खुद समझ जाओगे कि कोई भी चीज़ें बहुत ईजिली नहीं मिलती हैं। कुछ लोग लकी होते हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, बट काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनका तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवीं बार में होता है। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यूपीएससी का क्या कहना है, यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या कहता है जिनका तीसरी या चौथी बार में होता है। बाकी आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर आप RPA 1950 और 1951 का नोट्स डाल देना। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं उसको डाल दूंगा, सो मैंने ये नोट्स डाल दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने जो एनवायरनमेंट और साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनको एक्सट्रैक्ट करके एक अलग फाइल बना के डाल दिया है, ताकि जब आप एनवायरनमेंट पढ़े तो आपके पास एनवायरनमेंट के PYQs हो, साइंस पढ़े तो साइंस के PYQs हो। चलिए यहाँ पे हम एक एक करके बात करते हैं। 2019 के जो रैंक 1 थे उनका नाम था प्रदीप सिंह, आप देख सकते हो। ये अपने पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं निकाल पाए थे। इसके बाद आप देखोगे दूसरे अटेम्प्ट में भी इनका प्री नहीं निकला था। थर्ड अटेम्प्ट में इनकी रैंक 260 आई थी और फाइनली रैंक 1 इनकी 4th अटेम्प्ट में आई थी। सो आप यहाँ देख सकते हो कि प्री नहीं निकला था, बट थर्ड में डायरेक्टली इनको 260 रैंक मिल गई थी। सो इसका मतलब ये है कि मेंस की प्रिपरेशन इन्होंने पहले ही कर रखी थी, बट वही कह सकते हो ना कि 1-2 नंबर होता है, कुछ लक होता है, और प्री में ये चीज़ आपको बहुत एविडेंट दिखेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप रैंक ला दियो अगली बार आपका प्री निकल जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको मेंस ईजी लगेगा एज कम्पेयर टू प्री। इसके बाद आप देखिए रैंक 2 था वो जतिन किशोर का था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्री नहीं निकाल पाए थे, बाकी सेकेंड अटेम्प्ट में इनकी रैंक 2 आ गई थी। थर्ड देखिए आप प्रतिभा वर्मा का, पहले अटेम्प्ट में इनका भी प्री क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में इनकी रैंक 489 आई थी और थर्ड अटेम्प्ट में इनकी रैंक 3 थी। इसके बाद आप रैंक 4 देखिए हिमांशु जैन का, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये भी प्री नहीं निकाल पाए थे, सेकंड अटेम्प्ट में इनकी रैंक 4 थी। यहाँ मैं ऑप्शनल की बात कर लेता हूँ। पहला रैंक जिनका था उनका ऑप्शनल पवेट था, सेकंड रैंक का ऑप्शनल इकोनॉमी था, थर्ड का फिजिक्स था, फोर्थ का इकोनॉमिक्स था,
और फिफ्थ जो है जयदेव जी का, ये पहले अटैम्प्ट में प्री निकाल पाए थे, सेकंड अटैम्प्ट में इनका रैंक 5 आई थी और इनका जो ऑप्शनल है वो है लॉ। मैं यहाँ पे ऑप्शनल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर इस ऑप्शनल का सिलेक्शन होता है कि नहीं, इस ऑप्शनल से मार्क्स आते हैं कि नहीं आते हैं। सो हर ऑप्शनल से मार्क्स आता है, बट ये जान जाइए कि उस ऑप्शनल में आपको टॉप पे रहना पड़ेगा टॉप रैंक लाने के लिए। किसी भी ऑप्शनल में आप एवरेज रहोगे तो आपकी रैंक नहीं आएगी। यूपीएससी में अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो आपको ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए रैंक फिफ्थ की बात करते हैं विशाखा यादव की। इनका प्री नहीं हुआ था पहले स्टेज में, सेकंड स्टेज में इनका प्री नहीं हुआ था और थर्ड स्टेज में इनकी रैंक 6 आ गई थी। सो आप यहाँ देखिए पहले 2 स्टेज में इनका प्री क्लियर नहीं हुआ था, बाकी थर्ड में इनकी 6th रैंक आ गई थी। यहाँ से आपको एक लर्निंग मिलता है ना कि प्री को आपको कभी भी लाइटली नहीं लेना है। मैंने काफ़ी लोगों का देखा जिनका मेंस बहुत अच्छा तैयार रहता है, उनकी आंसर राइटिंग अच्छी रहती है, उनका ऑप्शनल अच्छा रहता है, बट प्री क्लियर नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो मेंस दे ही नहीं पाते हैं। सो इस लूप में आपको नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स को भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज होता है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि प्री आप क्लियर कर लोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको फिर से जाके मेंस देना है, फिर से जाके इंटरव्यू देना है। बट अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर करोगे तो इसका मतलब यह है कि अभी आप रेस में नहीं उतरे हो। इसलिए जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से करिए कि एक ही बार में तीनों चीज़ें क्लियर हो जाए, और उससे पहले एटलीस्ट आपकी 70-80% मेंस की तैयारी भी होनी चाहिए। बिकॉज मान लीजिए आपका प्री क्लियर हो जा रहा है और आप देख ही सकते हो कि प्री क्लियर करना कितना मुश्किल है। मैंने टॉप 6 रैंक दिखाया आपको यहाँ पे जिनका पहली बार में प्री क्लियर ही नहीं हुआ था। तो प्री जब आपका क्लियर हो जाता है तो कोशिश ये रहना चाहिए कि उसी गो में आपका मेंस भी क्लियर हो जाए और उसी गो में आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। 7th रैंक देखिए गणेश कुमार जी का, इनका भी पहले अटेम्प्ट में प्री क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में इनकी रैंक 7 आई थी और इनका ऑप्शनल देख सकते हैं आप मैथ है। 8th रैंक देखिए अभिषेक सरफ जी का, इनका पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हुआ था, सेकंड में इनकी 402 रैंक आई थी, थर्ड में 248 रैंक आई थी और फाइनली रैंक 8 आई थी इनकी 4th अटेम्प्ट में। इनका जो ऑप्शनल था वो था सिविल इंजीनियरिंग। 9th आप देखिए रवि जैन जी का, इनका पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हुआ था, सेकंड में ये इंटरव्यू तक पहुंचे थे, थर्ड में इंटरव्यू पहुंचे थे और 4th में इनकी रैंक 9 आई थी। इनका जो ऑप्शनल था वो था साइकोलॉजी। नेक्स्ट आप देखिए संजीता मोहपात्रा जी का, पहले 3 अटेम्प्ट में इनका प्री ही नहीं क्लियर हुआ था, देख रहे हो आप यहाँ पे। इसके बाद 4th में देखिए इंटरव्यू तक पहुंचे थे और फाइनली 5th अटेम्प्ट में इनका रैंक 10 आया था। सो जिनका पहले 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हो पाता है वो लोग हिम्मत वहीं हार जाते हैं, बट ये कंसिस्टेंट थी, डेडिकेटेड थी, इसलिए इनका 5th अटेम्प्ट में रैंक 10 आया था। इनका ऑप्शनल जो था वो सोशोलॉजी था। इसके बाद देखिए आप रैंक 11 का नुपुर गोयल जी का, इनकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने इंटरव्यू दिया था, सेकंड स्टेज में इनका प्री ही नहीं क्लियर हुआ था, थर्ड स्टेज में इन्होंने फिर इंटरव्यू दिया, 4th स्टेज में इनका फिर प्री नहीं क्लियर हुआ, 5वां अटेम्प्ट में इन्होंने इंटरव्यू दिया, बाकी जाके 6th अटेम्प्ट में इनका रैंक 11 आई। सो पहली बार में इंटरव्यू देने के बाद आपका प्री नहीं क्लियर हो, ये आपको किस मेंटल स्टेट में डाल देता है शायद आप रियलाइज़ ना कर पाओ। बिकॉज जब आपका प्री नहीं क्लियर होता है तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने बार इंटरव्यू दिया है, कितने बार मेंस क्लियर किया है, उस वक्त आप बैक टू जीरो हो जाते हो। इनका जो ऑप्शनल था वो था पबैड। रैंक 12 अजय जैन की बात करें तो पहले 2 अटेम्प्ट का तो आइडिया नहीं है, थर्ड में इनकी रैंक 399 आई थी, 4th में 141 आई थी और 5th में रैंक 12 आई थी। इनका ऑप्शनल था ज्योग्राफी। इसके बाद आप रैंक 13 देखिए, पहले 2 अटेम्प्ट में इनका प्री नहीं क्लियर हुआ था और थर्ड अटेम्प्ट में इनकी रैंक 13 आई थी। इनका ऑप्शनल है कॉमर्स। रैंक 14 देखिए, इनका पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हुआ था, इसके बाद 2 अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे थे सेकंड और थर्ड में, 4th में फिर इनका प्री नहीं क्लियर हुआ था और 5th में इनकी रैंक 14 आई थी। मतलब एक बार आपका प्री नहीं क्लियर हुआ है, उसका 2 बार इंटरव्यू पहुंचिए, 2 बार इंटरव्यू पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट आदमी को आइडिया होता है कि मैं प्री तो क्लियर कर लूँगा, मेंस तो क्लियर कर लूँगा, बट 4th में इनका फिर प्री क्लियर नहीं हुआ था। इसके बाद 5th में इनका रैंक 14 आई थी। इनका ऑप्शनल जो था वो फिजिक्स था। इसके बाद आप रैंक 15 देखिए नेहा भोसले जी का, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हुआ था, बाकी सेकंड अटेम्प्ट में इनकी रैंक 15 आई थी। इनका जो ऑप्शनल था वो था सोशोलॉजी। रैंक 16 देखिए, पहले अटेम्प्ट में ये प्री नहीं क्लियर कर पाए थे, सेकंड में ये इंटरव्यू तक पहुंचे थे और थर्ड में इनका रैंक 16 था। ये देखिए इनका ऑप्शनल था ज्योग्राफी। रैंक 70 देखिए स्वाति शर्मा का, पहले 2 अटेम्प्ट में इनका मेंस नहीं क्लियर हुआ था, प्री क्लियर हो गया था, थर्ड में इनकी रैंक 278 आई थी और 4th में इनकी रैंक 17 आई थी। इनका ऑप्शनल था इकोनॉमिक्स। इसके बाद देखिए रैंक 18 लवीश जी का, इनका हार्डवर्क भी साथ दिया, इनका लक भी साथ दिया, इनके पहले अटेम्प्ट में रैंक 18 आ गया था और इनका ऑप्शनल था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। रैंक 19 देखिए अनुपम जी का, इनका पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हुआ था और बाकी सेकंड अटेम्प्ट में इनकी रैंक 19 आई थी। इनका ऑप्शनल था सोशोलॉजी। इसके बाद रैंक 20 नेहा बनर्जी जी का, इनका पहले अटेम्प्ट में रैंक 20 आ गया था और इनका ऑप्शनल था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे मैक्सिमम लोग जो हैं पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर कर पाए थे। तो इसीलिए अगर आपको 2-3 बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर डाउट करने लगिए, अपने कैलिबर पे डाउट करने लगिए।
देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने शायद स्प्लिट मूवी देखा होगा। सो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट रहते हैं उनके कई रूप रहते हैं, मतलब उनके अंदर ही कई पर्सनैलिटी रहती है। सो ऐसा हम सबके साथ होता है। आप अपने दोस्त के साथ रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी एक अलग रहती है, आप अपने फैमिली के साथ रहते हो तो आपकी पर्सनैलिटी एक अलग रहती है, इवन जब आप अकेले रहते हो तो आपकी पर्सनैलिटी अलग रहती है, बट डीप डाउन आप जानते हो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। सो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह ऑनेस्ट हो, अपना 200% दे रहे हो, तो आपका 2-3 ईयर डाउन द लाइन सिलेक्शन 200% हो जाएगा। बट प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। बहुत कटथ्रोट कंपटीशन है और आपको पीछे करने के लिए बहुत लोग आगे दौड़ रहे हैं। जिस वक्त आप टाइम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो उस टाइम पे कोई और पढ़ता है आपकी रैंक लेने के लिए, आपकी सीट लेने के लिए। सो आपको ये चीज़ समझना होगा कि बहुत रूथलेस कंपटीशन है और इस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए, बेसिकली ये कंपटीशन का कोई भी कंपटीशन क्लियर करने के लिए, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, इवन सीजीएल दे रहे हो, किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आपको अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करना होगा। इसके साथ साथ आपको परसीवरेंस की क्वालिटी भी शोकेस करनी होगी। देखिए ये चीज़ें बहुत ही फैंसी लग रहा होगा कि यार ये करना होगा, वो करना होगा, बट ट्रस्ट मी रियलिटी यही है। और इसीलिए मैंने आपको इन टॉपर्स की जर्नी दिखाई कि सब कुछ फेरी टेल की तरह नहीं होता है, सब कुछ फ्लावरी नहीं होता है कि आप सुबह उठे, एग्ज़ाम की तैयारी किए और आपका तुरंत एग्ज़ाम निकल गया, आप टॉपर बन गए। उसके पीछे बहुत मेहनत रहती है, बहुत हार्डवर्क रहती है। तो अगर आपका 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इस चीज़ को एज अ मोटिवेशन लीजिए, अपने आप को तैयार करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि देखिए गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि आपकी गलती कहाँ हो रही है तो 50 से 60% काम आपका वहीं क्लियर हो गया। बाकी उस गलती को ठीक करने के लिए आपको 40% वर्क करना होगा, बट मेजॉरिटी प्रॉब्लम आपकी वहीं खत्म हो जाएगी जिस पॉइंट पर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मेरी गलत हो रही है और मुझको ये सही करना है। इसके बाद आप ये देखिए, ये यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट है, इसमें 2017 के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो ब्लू लाइन है वो दिखाता है कि अपीयर्ड इन प्रीलिम्स, ये आपका रेड लाइन दिखाता है अपीयर्ड इन मेंस, और ये ग्रीन लाइन दिखाता है आपका फाइनल रिकमेंडेड। सो एक्स एक्सिस पे आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट है और वाई एक्सिस पे आपके कैंडिडेट्स के नंबर है, मतलब परसेंटेज है उनके। यहाँ पे आप ग्रीन लाइन को फॉलो करिए। सो आप देखेंगे ना कि मैक्सिमम सिलेक्शन अटेम्प्ट 3 में हुआ है, उसके बाद अटेम्प्ट 4 में। बाकी आप ब्लू लाइन को देखोगे तो ये पाओगे कि सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट लोग पहले में देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जाता है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कम होते जाते हैं। मतलब आप अटेम्प्ट की बात करोगे तो ये कर्व ऐसे जाता है, बट वहीं सिलेक्शन की बात करोगे तो ये कर्व ऐसे जाता है, ये बेल कर्व बनता है। मैंने इसकी बात कई बार की है। कई बार होता है ना कि पहले या दूसरे अटेम्प्ट में हमको बहुत चीज़ें पता नहीं रहती हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली आपको तीसरे चौथे अटेम्प्ट में चीज़ें पता चलती हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो रेट होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है, उसके बाद सिलेक्शन का रेट गिरते जाता है, बिकॉज एक टाइम के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसके अलावा कई फैक्टर आने लगते हैं, एज फैक्टर हो जाता है, फाइनेंशियल फैक्टर हो जाता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो लास्ट में सिलेक्शन का रेशियो कम कर देती हैं। सो यहाँ पे यूपीएससी रिपोर्ट की बात करें तो तीसरे अटेम्प्ट में मैक्सिमम सिलेक्शन होता है, आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद बहुत लोग एज को लेके बात करते हैं कि मेरी एज 30 हो गई, 31 हो गई है, तो मैं क्या क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। स्पेसिफिकली मुझे ये बीपीएससी और यूपीपीसीएस के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं। सो इस बार का डेटा मैं आपको बताता हूँ। अभी यूपीपीसीएस 2021 का रिजल्ट आया है, इस पर जिनकी रैंक 1 है उनकी एज जो है वो 35 ईयर्स है, इनका डेट ऑफ बर्थ 1987 है। इसके बाद जिनकी रैंक 3 है उनकी भी एज जो है वो 34 या 35 है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी 1987 या फिर 1988 है। इसके अलावा रैंक 7 का भी यही है, उनकी भी एज 34 या 35 है। सो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि एज ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि एग्जामिनर एज को देख के कि यार इसकी एज 30 साल है, 32 साल है तो इसको रिजेक्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। यूपीपीसीएस तो खुद 40 साल तक की एज लिमिट देता है और बाकी यूपीएससी में तो 32 साल है, 6 अटेम्प्ट है। इस चीज़ को लेकर मैंने आपको दिखाई दिया कि कई लोग ऐसे हैं जिनका चौथे पांचवें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। सो यहाँ भी ये मैटर नहीं करता है कि तीसरे चौथे अटेम्प्ट में जाके इस चीज़ के लिए कम मार्क्स मिले या फिर इंटरव्यूअर इस चीज़ के लिए आपको बैश करे। देखिए क्या होता है कि आपका तीसरा या चौथा अटेम्प्ट कुछ भी हो, बट जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आप जस्टिफाई कर पाओ कि पिछले 3 साल 4 साल तक मैं क्या कर रहा था, उस चीज़ को आप जस्टिफाई कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बाकी इंटरव्यू के सामने हमेशा ऑनेस्ट रहने की कोशिश करिए। कोशिश क्या करिए, ऑनेस्ट ही रहिए, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। सो आई होप कि इस वीडियो से आप थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे, थोड़ा आपको पॉजिटिव आउटलुक मिला होगा। बाकी आज हफ्ते का पहला दिन है, इस चीज़ को आप अपने पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह लीजिए और आप अपना गोल देखिए और सिर्फ उसके लिए वर्क करिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट इस वीडियो को जितना भी हो सके आप लाइक करिए और शेयर करिए। जितने भी लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि कहीं भी किसी के मन में अपने आप को लेके कोई भी सेल्फ डाउट हो तो वो दूर हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और बाकी जैसा मैंने बताया था कि करंट अफेयर के लिए जो मंथली मैगजीन है उसको कैसे पढ़ें, कैसे प्री और मेंस की चीज़ें सेग्रीगेट करें, हम उसको देखेंगे।